बॉर्डर क्रॉस करवाने की बजाय मैं इसे यहाँ जम्मू की पहाड़ियों से बॉर्डर क्रॉस करवा के पाकिस्तान ले जा सकता था। अगरचे मैं ऐसा गैर कानूनी इकदाम नहीं करना चाहता था, लेकिन ये एक मुसलमान लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल था। इस ख्याल के साथ ही जैसे मेरा आधा बोझ हल्का हो गया, मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि बजाय पहाड़ियों में रूपोश होने के, मैं इन पहाड़ियों के दरमियान से होकर पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मेरा वो फर्ज पूरा हो जाएगा जो मुझ पर इस लड़की की तरफ से आयद होता है और जिसकी इस लड़की की बदनसीब माँ ने इसको कसम दिलाई थी। मैंने लड़की को अपना फैसला न बताया और उसको साथ लेकर बरसाती नाले के साथ साथ दूर नजर आने वाली पहाड़ियों के हयूलों की तरफ चलना शुरू कर दिया। नाले की दीवार ऊंची थी और उसमें पानी नजर आ रहा था, क्योंकि 1 मील तक नाले पर चलने के बाद छोटे छोटे छतरी नुमा दरख्तों के झुंड आ गए। मैंने लड़की से पूछा कि वो थक तो नहीं गई। लड़की ने कहा, बिल्कुल नहीं थकी भाईजान। जब वो मुझे भाईजान कहती तो मुझे अच्छी भी लगती और मुझे अपनी शहीद बहन कुलसूम याद आती और मेरे अंदर ये जज्बा ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता कि मुझे इस लड़की को पाकिस्तान जरूर पहुंचाना है। मैंने उसे पूछा, तुम पाकिस्तान तो जा रही हो, मगर वहां तुम्हारा कौन है जिसके पास जाओगी? ये सवाल मेरे जहन में कई बार पैदा हो चुका था। लड़की कहने लगी, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि पाकिस्तान में गुजरात शहर के करीब एक गाँव है। माँ ने कहा था कि उस गाँव में उसके रिश्तेदार रहते हैं। तुम पाकिस्तान पहुंचकर सीधे उनके पास चली जाना, वो लोग तुम्हें अपने पास रख लेंगे और तुम्हारी अपने अजीजों में शादी कर देंगे। लड़की ने मुझे अपनी वालिदा के रिश्तेदारों के नाम भी बताए। मैं सोचने लगा कि क्या वो इस लड़की को कबूल कर लेंगे। ये बड़ा नाजुक मसला था, हो सकता है कि वो इस लड़की को अपने पास रखने से इनकार कर दें। ऐसी सूरत में लड़की का मुस्तकबिल क्या होगा, वो कहाँ जाएगी? रात गहरी हो गई थी। हम जम्मू शहर से बहुत दूर निकल आए थे। जम्मू शहर की रोशनियां पीछे देखने से दिखाई न देती थीं। मैदान खत्म हुआ तो ऊंचा नीचा नीम पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। आसपास छोटे छोटे टीले टिब्बे थे जिन पर अंधेरा छाया हुआ था। मैंने महसूस किया कि लड़की थक गई है। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मैं रुक गया। मेरा ख्याल है कि हमें रात बसर करने के लिए कोई जगह तलाश करनी चाहिए। लड़की बैठ गई। वो वाकई थक गई थी। मैं भी बैठ गया। सीआईडी इंस्पेक्टर का पिस्तौल मेरी जेब में था। करीब ही एक टीला था। मैंने लड़की से कहा कि वहां चलकर कोई जगह देखते हैं। टीले के दामन में झाड़ियां नहीं उगी हुई थीं। उनकी बजाय वहां बड़ी बड़ी पथरीली सिल्लें आड़ी तिरछी पड़ी थीं। चलने से सर्दी का एहसास कम हो गया था, मगर इन सिलों पर कुछ देर बैठने से सर्दी महसूस होने लगी। शबनम भी गिर रही थी। मुझे लड़की का ज्यादा ख्याल था। मैं तो सर्द गर्म का आदी था। मैं उठकर टीलों के पीछे गया तो वहां दरख्तों के नीचे एक चबूतरा सा बना हुआ था। खुदा जाने ये किस मकसद के लिए इस वीराने में बनाया गया था। मैंने लड़की को वहां बुलाया और कहा, इससे अच्छी जगह जहां नहीं मिल सकती, यहीं सो जाते हैं। लड़की ने कोई जवाब न दिया और चबूतरे के फर्श पर अपने आप को चादर में लपेट कर लेट गई। मैं दूसरी तरफ बाजू को सरहाना बनाकर लेट गया। लड़की बेहद थकी हुई थी। कुछ देर बाद मुझे उसके हल्के हल्के खराटों की आवाज आई। वो सो चुकी थी। मेरा ख्याल था कि मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन मुझ पर भी खुनूद की तारी होने लगी। फिर मैं भी सो गया। मेरी आंख खुली तो दरख्तों में से धूप छन छन कर मेरे ऊपर आ रही थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। देखा कि लड़की उसी तरह चादर लपेटे सो रही थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, ये इलाका मैदानी भी था और छोटे छोटे टीले भी नजर आ रहे थे। टीलों पर ज्यादा दरख्त नहीं थे। मैं चबूतरे से उतरकर कुछ दूर गया तो मुझे एक छोटी सी नहर बहती नजर आई। उसका पानी पंजाब के मैदानी इलाकों की नहरों जैसा गदला नहीं बल्कि साफ था। मैंने मुंह हाथ धोया, पानी पिया और वापस चबूतरे पर आया तो लड़की जाग चुकी थी। मैंने उसे कहा, यहाँ पीछे नदी बहती है, तुम भी वहां जाकर मुंह हाथ धो आओ। मेरी जेबों में अभी भुने हुए दाने पड़े हुए थे, उसी का नाश्ता करेंगे। लड़की नदी की तरफ चली गई। मैंने जेब से सारी भुनी हुई ज्वार निकालकर रुमाल में डाली और उसे फर्श पर रख दिया। फिर पिस्तौल निकालकर उसको गौर से देखा। ये पुलिस वालों का मखसूस पुरानी टाइप का पिस्तौल था, जिसका ट्रिगर खटका दबाने से बंद हो जाता था। मैंने देखा कि पिस्तौल का खटका नहीं लगा हुआ था। वो हिंदू सीआईडी इंस्पेक्टर वाकई मुझे गोली मारकर हलाक कर सकता था। मुझे ये भी ख्याल आया कि खुदा का शुक्र है मैं जेब में हाथ डालकर जब चल रहा था मेरा हाथ यूं ही ट्रिगर पर नहीं पड़ गया, वरना पिस्तौल मेरी जेब के अंदर ही चल जाता। मैंने फौरन ट्रिगर का खटका लगा दिया। उसके चैम्बर में 7 गोलियां भरी हुई थी। मैंने पिस्तौल दोबारा अपनी जेब में रख लिया। मेरी निगाहें मगरिब की जानिब नजर आने वाली पहाड़ियों पर जमी हुई थी। ये पहाड़ियां मुझे याद थीं। हिंदू तखरीबकारों का लीडर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाने के लिए हमें इन्हीं पहाड़ियों में से लेकर गुजरा था। इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान की सरजमीन थी। इतनी देर में लड़की मुंह हाथ धोकर आ गई। हमने चबूतरे पर बैठकर भुनी हुई ज्वार खाकर भूख मिटाई। लड़की पूछने लगी, यहाँ से पाकिस्तान कितनी दूर है? मैंने मगरिब की तरफ इशारा करके कहा, यूं समझ लो कि इन पहाड़ियों के पीछे पाकिस्तान है। लड़की ने पुरश्तियात निगाहों से दूर पहाड़ियों की तरफ देखा और गहरा सांस भरकर बोली, वीर जी, क्या सचमुच मैं अपने मुसलमान भाइयों के मुल्क पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी? मैंने कहा, अल्लाह को मंजूर हुआ तो जरूर पहुंच जाओगी। वो बोली, आप बेशक मुझे पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवा कर वापस आ जाना। पाकिस्तान पहुंचकर मैं अपनी माँ के रिश्तेदारों के गाँव में पहुंच जाऊंगी। वहाँ कोई ना कोई मेरा मुसलमान भाई मुझे वहाँ पहुंचा देगा।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। मगर मैं लड़की को पाकिस्तान में दाखिल होकर उसके रिश्तेदारों के पास खुद लेकर जाने का फैसला कर चुका था। मुझे डर था कि लड़की पाकिस्तान में गलत किस्म के आदमियों के हत्थे न चढ़ जाए। लड़की ने मुझे भाई कहा था। अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं उसकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करूं और उसे खुद उनके अजीज़ों के पास छोड़ कर आऊं। मैंने सोचा था कि इसी बहाने मैं अपने वालिद साहब की कब्र पर फातिहा भी पढ़ लूंगा और उनकी रूह को मुखातिब करके कहूंगा कि मैंने उनकी वसीयत पर पूरा अमल किया है। कश्मीर अभी आज़ाद नहीं हुआ। भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत कश्मीरियों पर जुल्म कर रही है, मगर हमारा जहाद जारी है और ये जंग, ये मुक़द्दस जिहाद उस वक्त तक जारी रहेगा जबकि कश्मीर का बच्चा बच्चा हक़ के खुद इरादियत हासिल करके भारतीय गुलामी की जंजीरों को तोड़ नहीं देता। मैंने लड़की से कहा, तुम पहली बार पाकिस्तान जा रही हो, तुम्हें वहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। मैं खुद तुम्हारे साथ बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान जाऊँगा और तुम्हें तुम्हारे रिश्तेदारों के हवाले करके वापस कश्मीर आ जाऊँगा। लड़की कहने लगी, बॉर्डर पर तो फौज होगी, हम बॉर्डर के पार कैसे जाएंगे? मेरा चाचा चौहड़ सिंह बॉर्डर पर स्मगलिंग का धंधा करता था। वो मेरे बापू को कहा करता था कि इंडिया का बॉर्डर तो हम दे दिलाकर पार कर लेते हैं, मगर पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती और हमें आधी आधी रातों को अंधेरे में दरिया पार करके जाना पड़ता है और बॉर्डर फोर्स की फायरिंग से हमारे कई आदमी मारे भी जा चुके हैं। फिर हम कैसे बॉर्डर पार करेंगे? लड़की बिल्कुल ठीक कह रही थी। पाकिस्तान का बॉर्डर गैर कानूनी तौर पर क्रॉस करना बहुत मुश्किल था, मगर मेरे सामने दूसरा कोई चाराकार नहीं था। मुझे हर हालत में गैर कानूनी तौर पर ही बॉर्डर क्रॉस करना था और लड़की को भी साथ ही बॉर्डर क्रॉस कराना था। एक तरकीब मेरे सहम में थी, अगरचे इसमें भी जान का खतरा था, मगर और कोई तरकीब नजर नहीं आ रही थी। मैंने लड़की से कहा कि बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो कुछ न कुछ हो जाएगा, तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने लगी, मैंने घर में किसी को कहते हुए सुना था कि पाकिस्तान से कमांडो बॉर्डर पार करके कश्मीर आते हैं और कश्मीरी मुजाहिद भी पाकिस्तान चले जाते हैं, क्या हम किसी ऐसी जगह से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते? मैंने उसकी गलत फहमी दूर करते हुए कहा, यह तुमने बिल्कुल गलत सुना है। पाकिस्तान से कभी कमांडो सरहद पार करके मकबूजा कश्मीर में दाखिल नहीं हुआ। कश्मीरी मुजाहिदों को भी पाकिस्तान आने की क्या जरूरत है? कश्मीर का बच्चा बच्चा कमांडो बनकर अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। कश्मीर का हर मुसलमान अपनी जगह पर हुर्रियत पसंद कमांडो है। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क होने के नाते अपने मुसलमान कश्मीरी भाइयों की इखलाकी और सिफारती सतह पर मदद करता है, मगर पाकिस्तान से कोई कमांडो कश्मीर नहीं जाता। इसकी ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीरी मुजाहिद भारतीय फौजियों से छीने हुए असलहे से लड़ते हैं। वो दुश्मन के कैनवायों पर हमला करके असलहा हासिल करते हैं और दुश्मन का असलहा दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लड़की की समझ में ये बात आ गई थी। फिर कहने लगी, दोनों तरफ स्मगलर भी तो बॉर्डर क्रॉस करते हैं, हम किसी स्मगलर की मदद से बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। मैंने कहा, पाकिस्तान की बॉर्डर फोर्स ने सिक्योरिटी के बेहद सख्त इंतजाम कर रखे हैं, अब कोई स्मगलर बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। वो मायूस सी होकर कहने लगी, तो क्या मैं पाकिस्तान नहीं पहुंच सकूंगी? मैंने कहा, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा, तुम फिक्र न करो। मेरे दिल में ये तजवीज़ भी आई थी कि इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं अपने आप को लड़की समेत पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स यानी पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दूंगा और उनसे कहूंगा कि मैं वीज़ा लेकर इंडिया गया था। वहाँ 1-2 दिन ज़्यादा ठहर गया। पुलिस ने मुझे जासूस समझकर पकड़ लिया, मेरा पासपोर्ट भी छीन कर गायब कर दिया है, मुझ पर बेपनाह तशद्दुद किया और जेल में डाल दिया। मैं जेल से फरार होने में कामयाब हो गया और पंजाब की तरफ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आ गया। वहाँ ये लड़की मिल गई जिसकी माँ को क़याम पाकिस्तान के वक्त सिखों ने अगवा कर लिया था। ये लड़की उस बदनसीब मुसलमान मुग़विया खातून की बेटी है जो अब पाकिस्तान में जीना मरना चाहती है, लेकिन इसमें एक तबाहत थी जो लाजमी भी थी, यानी हमें गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करने के जुर्म में जेल में डाल दिया जाता। हम पर मुकदमा चलता, ज़ाब्ते की सारी कार्रवाई पूरी की जाती और हम दोनों को कैद हो जाती। इसकी वजह से मैं कश्मीर की जंग से दूर हो जाता और खुदा जाने हमें कितनी कैद सुनाई जाती। चुनाचे मैंने इस मंसूबे को जहन से निकाल दिया और यही फैसला किया कि दरिया पार करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करूंगा। किस्मत अच्छी हुई तो लड़की को लेकर पाकिस्तान पहुंच जाऊंगा, अगर रेंजर्स की गोलियों से हलाक हो गया तो फिर मर जाऊंगा। और क्या कर सकता था? मैंने लड़की को इस मंसूबे के बारे में सब कुछ बता दिया और उससे पूछा, क्या तुम पाकिस्तान पहुंचने के लिए जान की बाजी लगा सकोगी? वो बोली, मैं एक बार नहीं 100 बार पाकिस्तान पर जान कुर्बान कर सकती हूँ। मैंने कहा, यह पाकिस्तान पर जान कुर्बान करने वाली बात नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान पहुंचने की खातिर जान कुर्बान करने का मामला है। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें लेकर आगे चलता हूँ, अगर नहीं तो यहीं से वापस चलते हैं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, खुदा के लिए मुझे वापस न ले जाना, मैं कुएं में कूद कर मर जाऊंगी। मुझे अगर मरना ही है तो पाकिस्तान के मुल्क में दाखिल होने की कोशिश में मरूंगी।
फिर मेरी रूह को मरने का कोई गम नहीं होगा। मैं आपके आगे झूठ नहीं बोलूंगी। मैंने अपनी कहानी बयान करने से पहले आपसे अहद किया था कि कोई वाक़या बयान करते हुए गलत बयानी से काम नहीं लूँगा। मैंने यही तय किया कि अब जो होगा देखा जाएगा। या तो दोनों पाकिस्तान पहुंच जाएंगे या पकड़े जाएंगे और यहाँ दोनों की लाशें सरहद पर पड़ी होंगी। मैं इस लड़की को काफिर दुश्मनों के दरमियान अकेला नहीं छोड़ सकता था। मैं एक नए जज्बे के साथ वहां से उठा और लड़की को साथ लेकर आगे चल पड़ा। रास्ते में एक गांव आया। मैंने लड़की को दरख्तों की ओट में एक जगह बिठाया और खुद गांव में आ गया। गांव के मकानों में एक मंदिर का जर्द झंडा लहराता नजर आया। गांव के बाहर एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई थी। मस्जिद महज एक चबूतरा था। किबला रुख ईंटों की मेहराब थी और 2-4 सफ़ें बिछी हुई थी। एक बूढ़ा देहाती सफ़ें साफ कर रहा था। मैंने उसे सलाम किया तो उसने मेरी तरफ देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मैंने कहा, जनाब मैं मुसलमान हूँ, भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा। वो बोला, गांव के पीछे जाओ, वहाँ मुसलमान का तनूर है, वहाँ दाल रोटी मिल जाएगी। मैं पीछे चला आया। एक छोटी सी कोठरी के बाहर तनूर लगा हुआ था। एक बूढ़ी औरत रोटियां लगा रही थी। 2 मजदूर किस्म के आदमी एक तरफ बैठे दाल रोटी खा रहे थे। मैंने औरत से 6 रोटियां ली। दाल माश की थी जो सख्त थी। मैंने हर रोटी पर थोड़ी थोड़ी दाल डलवाई, उसे पैसे दिए और रोटियां लेकर लड़की के पास आ गया। मैंने कहा, दाल रोटी मिल गई है, कुछ खा लेते हैं, कुछ साथ रख लेते हैं, आगे काम आएंगे। तनूर की रोटी और दाल बड़े मज़े से हम दोनों ने खाई और वहां से चल पड़े। आगे एक पहाड़ी नाला मिल गया, वहां से पानी पिया, थोड़ी देर आराम किया और दोबारा सफ़र शुरू कर दिया। हम अब थोड़ा थोड़ा चलते थे और आराम भी कर लेते थे। रात हो गई। ये रात हमने एक पहाड़ी के नीचे बने हुए छोटे से गार में गुजार दी। दूसरे दिन दोपहर के बाद पहाड़ी इलाका तकरीबन ख़त्म हो गया और मैदानी इलाका शुरू हो गया। ये इस बात की अलामत थी कि इंडिया पाकिस्तान की सरहद करीब आ रही है। मुझे याद था कि इस मैदानी इलाके के बाद दोबारा छोटी छोटी पहाड़ियाँ आ जाती हैं। इन पहाड़ियों के दरमियान दरियाए रावी बहता था जो आगे जाकर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता था। मुझे लड़की को साथ लेकर उसी दरिया के जरिए बॉर्डर क्रॉस करना था, जो इंतहाई ख़तरनाक एक्शन था। दरिया के दोनों जानिब पाकिस्तानी सरहद पर रेंजर्स के जवानों के मोर्चे थे और रेंजर्स की जीपें भी गश्त करती रहती थीं और दरिया में भी अपने इलाके में रेंजर्स की कश्तियां देखभाल के लिए चक्कर लगाती रहती थीं। स्मगलर को देखते ही गोली मार दी जाती थी। इस किस्म की सिक्योरिटी के इंतजामात से बच निकलना बड़ा मुश्किल था, ख़ास तौर पर जबकि एक औरत भी साथ हो जो न तैर सकती थी न मेरी तरह अपना बचाव कर सकती थी। लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि हम पाकिस्तान पहुँच गए। जब मैंने लड़की को बताया कि हम पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं तो वो फ़ौरन रुक गई। मुझसे पूछा कि काबा किस तरफ है। मैंने उसे काबे की समत बताई तो वो वहीं सजदे में गिर पड़ी और सजदे में गिरी हुई रोने लगी। मैंने उसे बिल्कुल न उठाया। वो रो रो कर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी और अपनी माँ को याद करके कह रही थी, मैं इस्लाम के मुल्क पाकिस्तान में आ गई हूँ माँ, मैं पाकिस्तान पहुँच गई हूँ। रोने से जब उसके दिल का गुबार हल्का हुआ तो वो उठ खड़ी हुई और चादर से आंखें साफ करते हुए कभी आसमान को और कभी इर्द गिर्द फैले हुए नवंबर के दिन की धूप में चमकते हुए खेतों और दरख्तों को देखती और खुदा का शुक्र अदा करती। फिर उसने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर चूम लिया, आंखों से लगाया और बोली, मेरे प्यारे भाई, तुमने मेरे लिए वो काम किया है जो शायद मेरा सगा भाई होता तो वो भी ना कर सकता था। उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई। मैंने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मेरी बहन, मैंने जो कुछ किया है एक मुसलमान भाई का फ़र्ज समझ कर किया है। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे अजीज़ों के घर ले चलूँ। वो आंसू पूंछती खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी। मेरे दिल को एक ही धड़का लगा हुआ था कि अगर इस लड़की के रिश्तेदारों ने, जो असल में इसकी बदनसीब माँ के रिश्तेदार थे, इसे कबूल करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। इस लड़की का तो फिर कोई ठिकाना ना होगा। इसे वापस इंडिया ले जाने का सवाल पैदा नहीं होता था। पाकिस्तान में खुद मेरा कोई अजीज़ रिश्तेदार नहीं था जिनके पास मैं इसे छोड़कर कश्मीर के जिहाद में शरीक होने के लिए वापस चला जाता। एक ही छोटी बहन थी जो मशरकी पंजाब में फसादात के वक्त शहीद कर दी गई थी। माँ पहले ही मर चुकी थी। बाप मुझे आखिरी वसीयत करके इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। पाकिस्तान में कोई दोस्त यार भी नहीं था। ऐसी सूरत में मैं उसे पाकिस्तान के किसी यतीम खाने या किसी जनाना वेलफेयर इदारे के हवाले भी नहीं कर सकता था। मुझे मालूम था कि वहाँ ये जिंदा नहीं रहेगी। ये लड़की अपने साथ इतना बड़ा अलमिया लेकर पाकिस्तान में दाखिल हुई थी कि अगर उसे उसके रिश्तेदारों ने कबूल न किया तो ये खुदकुशी कर लेगी। ख्यालात मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहे थे और हम खेतों में से गुजरते हुए एक पक्की सड़क पर आ गए जो एक करीबी शहर को जाती थी। हमने उस शहर से गुजरात जाने वाली ट्रेन पकड़ी और गुजरात पहुंच गए। यहाँ से वो गांव जहाँ उसकी वालिदा के रिश्तेदार रहते थे कोई 15-20 कोस के फासले पर वाक़ था। दोपहर हो चुकी थी। हमने गुजरात के रेलवे स्टेशन के बाहर एक होटल में खाना खाया और लारी में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। लड़की पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में आकर बेहद खुश नजर आने लगी थी। रस्ते में उसने जितनी तकलीफ़ें और मुसीबतें उठाई थी उनका ज़रा भर भी उसके चेहरे पर असर बाकी न था।
मुझे याद है पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद उसने एक गांव की सफ़ेद मीनारों वाली मस्जिद देखी तो सिखों की तरह उसे हाथ जोड़कर सलाम किया। मैंने उसे ऐसा करने से रोक दिया था और कहा था कि वो मुसलमान है और मुसलमान मस्जिद को देखकर हाथ जोड़कर सलाम नहीं करते।